बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेप्टाइल्स के एवोल्यूशनरी प्रेशर में अपना लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। इसके बाद रेप्टाइल्स में हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा जो कि इसका फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल हमारा रेप्टाइल्स वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, ये होपफुली 28 जून 2021 से शुरू हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स आप सबके जितने भी हैं ये ऑनलाइन ही होंगे और दूसरा बेटा ये MCQs बेस्ड होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज ही आपको ये जो रेप्टाइल्स वाला चैप्टर है इसके भी जो MCQs हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप उनको साथ के साथ ही प्रिपेयर कर लें। दूसरा जो हमारा इससे अगला चैप्टर है बर्ड्स वाला, फीडर्स, फ्लाइट एंड एंडोथर्मी। तो उस चैप्टर की जो क्लासिफिकेशन है इंशाल्लाह हम कल वो भी कंप्लीट करेंगे। बर्ड्स की जो क्लासिफिकेशन है आपके सभी चैप्टर्स में से सबसे बड़ी है, क्योंकि बर्ड्स के ऑर्डर्स की तादाद 28 है। इसके अलावा आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं इनमें ऑर्डर्स की तादाद 4-5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो बर्ड्स का क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर होगा वो आपको थोड़ा लेंथी होगा और ज़्यादा पार्ट्स के अंदर आएगा। एनी हो, अल्लाह का नाम लेके बेटा इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स का कोई भी ग्रुप उसको ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट यानी कि मुकम्मल तौर पे खुश्की पे रहने वाले एनिमल तभी कहा जाता है कि जब उनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की स्टेजेस भी पानी से परे खुश्की के ऊपर ही गुजरें। अब इससे पिछला जो चैप्टर था जिसमें एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस को ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए स्टिल वाटर पे डिपेंडेंट हैं। इसी वजह से उनका नाम एम्फीबियन है, यानी कि ड्यूअल लाइफस्टाइल, हाफ लाइफ पानी में, हाफ लाइफ खुश्की पे। तो वर्टिब्रेट्स के लिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो एमनियोटिक एग है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टोटल डेवलपमेंट खुश्की पे पॉसिबल हुई। एम्फीबियंस में ये दोनों चीज़ें नहीं थी। एम्फीबियंस जितने भी थे इनमें चंद एक के अलावा बाकी सब में, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकंड थिंग इज़ दैट जिनके एग्स थे वो एन एमनियोटिक एग्स थे, उनमें प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं थी, इसलिए उनके एग्स डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं थे, और अगर उनको कुछ टाइम के लिए पानी से अवे किया जाता था तो वो ड्राई और डेसिकेट होकर ख़त्म हो जाते थे। ये अगेन एमनियोटिक एग का स्ट्रक्चर है जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स दिखाई गई हैं, जस्ट लाइक एमनियन है, कोरियन और एलेंटॉयस। ये तीन इसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अलावा ये इसका यॉक सैक है, यानी कि जो इसकी स्टोर्ड फूड होती है, और ये इसके अंदर इसका डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये जो पिंक कलर से ये इसकी आँख है ब्लैक कलर में, और ये सी शेप इसका एम्ब्रियो। तो जो एमनियोटिक एग होता है इसकी बात करें तो एमनियोटिक एग पानी से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ड्राई है, इसका पानी से कोई लेना देना ही नहीं है। एक तो इसके शेल के अंदर इसका जो एग वाइट वाला पोर्शन है, यानी कि जो अंडे की सफ़ेदी होती है, उसके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर वाटर पहले से ही स्टोर्ड होता है। दूसरा जो अंडे का शेल होता है, अंडे का छिलका, इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सुराख होते हैं जिनको पोर्स कहा जाता है, और उसके थ्रू जो गैसेस होती हैं वो अंदर और बाहर ट्रैवल करती हैं, जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो सांस लेता है। इसके अलावा इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर भी आहिस्ता आहिस्ता से एवेपोरेट होता है। तो एमनियोटिक एग है
इसकी डेवलपमेंट के अंदर और एमनियोटिक एग की प्रोडक्शन के अंदर भी, यानी कि एमनियोटिक एग देने के लिए अच्छी खासी एनर्जी लगती है, क्योंकि ये बड़े साइज़ के कॉम्प्लेक्स एग्स होते हैं। तो जब ये फ़ीमेल की बॉडी के अंदर बनते हैं तो उस दौरान उसको ज़्यादा फूड की, हायर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर पेरेंटल केयर भी होती है, जिसमें जो फीमेल्स हैं या कुछ के अंदर जो मेल्स भी हैं साथ मिल के अपने एग्स का ख्याल करते हैं और उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा रखते हैं कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सेफली कंप्लीट हो सके। तो एग्स के इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बरकरार रखना, जिसके लिए वो नेस्ट बना के उसमें अंडे देते हैं। और इस तरह के भी रेप्टाइल्स हैं जो अपने अंडों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर लगातार कीचड़ और पानी वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, ताकि वो गीले रहें और एक लिमिट से ज़्यादा उनका टेम्परेचर गर्म ना हो, वरना जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक अंडा ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि इनके एग साइज़ के अंदर बड़े होते हैं, इसलिए इसमें जो योक कहते हैं स्टोर्ड फूड को, यानी कि जो अंडे की जर्दी होती है उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि डेवलपमेंट पीरियड के दौरान डेवलपिंग एम्ब्रियो को लगातार फूड की सप्लाई मिलती रहे। इसके अलावा पेरेंटल एनर्जी और पेरेंटल टाइम, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से दी जाने वाली जो एफ़र्ट्स हैं वो भी पोस्ट हैचिंग केयर, यानी कि अंडे से निकलने के बाद जो बच्चों की इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके ऊपर ये पेरेंट्स उसका ख्याल करते हैं, ताकि उसका डेवलपमेंट सारा सेफली कंप्लीट हो जाए। ये बाकायदा उसको इन्वायरमेंटल डैमेज से और इवन जो दूसरे प्रेडेटर्स होते हैं बच्चों को खाने के लिए आते हैं उनसे बचा के रखते हैं और बाकायदा उनके साथ फ़ाइट करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो एमनियोटिक एग की जो डेवलपमेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं और शेल होता है वो बनने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब ये है कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर जब एग डेवलप हो रहा होता है तो उसके जो शेल्स और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि अंडे का छिलका सबसे एंड पे बनता है। एक दफ़ा जब छिलका बन गया तो फिर स्पर्म्स उसके अंदर से क्रॉस करके एग्स को फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए शेल बनने से पहले उनका फर्टिलाइज़ होना लाजमी है। तो जितने भी मेल रेप्टाइल्स हैं स्वाइट वाटारा के, उनके पास एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, यानी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑर्गन्स मौजूद होता है। लिजर्ड्स और स्नेक्स, यानी कि जो स्क्वामेटा से बिलोंग करते हैं, इनकी टेल की बेस के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसको हेमी पेनिस कहा जाता है। हेमी मीन्स हाफ, पेनिस मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसको ये इनसाइड आउट टर्न करके, जिस तरह से किसी शर्ट का बाजू है उल्टा उसको सीधा करके बाहर को कर लिया, या वो ग्लव्स हैं उल्टे उनकी उंगलियों को बाहर को कर लिया, तो इस तरह से एक्टिवेट होते हैं और ये उसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये मैं डायग्राम ऐड की है। ये एक लिजर्ड की डायग्राम है जिसके अंदर इसकी इंटरनल एनाटॉमी, इसका लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, उसके बाद ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि इसकी टेस्टिस, और ये जहाँ पे इसकी टेल का पार्ट है यहाँ पे आके इसके अंदर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये सबसे नीचे ये इधर लिखा हुआ है इन्वर्टेड हेमी पेनिस, यानी कि अभी ये बॉडी की अंदर वाली साइड पे फोल्डेड है, फिर ये बाहर वाली साइड पे टर्न आउट हो जाते हैं। इसी तरह से एक दूसरी लिजर्ड जिसको यूरोमेस्टिक्स कहते हैं, इसके अंदर भी इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और वही सबसे निचली साइड पे दो इसमें हेमी पेनिस जो कि फोल्डेड हालत में ये नीचे करके, यानी कि जो डब्ल्यू लाइक पोर्शन है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके गोनेट्स की। गोनेट्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जस्ट लाइक एग्स एंड स्पर्म्स। तो एक दफ़ा फिर इसकी ये जो
प्रीवियस पिक्चर है इसको देखते हैं, तो इनके जो गोनेड्स होते हैं यानी कि ओवरीज और टेस्टिस वो पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर सेकेंडरीली यानी कि डेवलपमेंट के दौरान या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि दो के अंदर से एक ओवरी और एक ओविडक्ट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक बचता है, एक रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे ये चीज़ नोटेबल है, इसको अपनी बुक पे साथ में इंटरलाइन कर लीजिएगा कि इसी तरह से जो दोनों मतलब के गोनेड्स होते हैं वहाँ से दो ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्स का एक पेयर स्पर्म्स को इसकी बॉडी से बाहर जाने वाले ओपनिंग यानी कि क्लोएका तक पहुँचाता है। और इसके कंप्लीट प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो फीमेल है इसकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं। सेमिनल का वर्ड सेमिनल फ्लूइड्स यानी से स्पर्म्स से आया, रिसेप्टिकल वसूल करने वाला। तो ये ऑर्गन इसलिए यूनिक है कि फ़ीमेल इसके अंदर स्पर्म्स को रिसीव करके उसको एक लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकती है। तो इस ऑर्गन के अंदर स्पर्म्स को बाकायदा न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, और जब इनको इन्वायरमेंट फेवरेबल लगता है या इनके लिए फिजिबल होता है तो तब ये स्पर्म्स को अपने एग्स के साथ फ्यूज़ करके उनको फर्टिलाइज़ कर लेते हैं और अंडे दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ भी लिखा है कि सेमिनल रिसेप्टिकल की जो सेक्रीशंस होती हैं स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी को वक्ती तौर पे रोक देती हैं। तो कुछ टर्टल्स के अंदर, अब ये जो चीज़ यूनिक है, कुछ टर्टल्स 4 साल तक स्पर्म्स को स्टोर करके ज़िंदा हालत में रख सकते हैं, और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो 6 ईयर्स 6 साल तक स्पर्म्स को अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उनको यूज़ करके अपने एग्स को फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो टेम्परेट लैटिट्यूड्स के अंदर यानी कि जो मोतदल इलाके हैं जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, वहाँ पे क्या होता है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है ये सर्दियों से पहले होता है, यानी कि जो मौसम ख़िज़ां है। तो उस वक्त फ़ीमेल स्पर्म रिसीव करती हैं और फौरी तौर पे अपने एग्स को फर्टिलाइज़ नहीं करती, क्योंकि अगर तभी अंडे देंगे और अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो आगे शदीद किस्म की सर्दी होगी, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बरक्स ये करते हैं कि स्पर्म्स को स्टोर करके रखते हैं सर्दियों का पूरा सीज़न। सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मौसम बहार का सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न, जब टम्परेचर वगैरह हर चीज़ बड़ी ना फेवरेबल और बेयरेबल रेंज के अंदर होती है, खुशगवार मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, धूप भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, बारिशें भी नहीं हैं। तो तब ये अपने एग्स को फर्टिलाइज़ करती हैं और तब ये अंडे देती हैं। उनमें से फिर जब बच्चे निकलते हैं उनको डेवलपमेंट के दौरान इनिशियल स्टेजेस में, अंडे से निकलने से पहले और अंडे से निकलने के बाद जब वो छोटे बच्चे होते हैं, तब उनको मौसम की सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता। ना तो सख्त ठंडा मौसम मिलता है ना सख्त गर्म मिलता है, दरमियाना सा मौसम होता है जिसमें वो खुश रहते हैं और जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, काइंडली अपने अपने डिवाइसेस को टिल्ट कीजिएगा। इसमें एक जो टर्टल है इसकी इंटरनल एनाटॉमी और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन एक लिजर्ड है, ये थोड़ा कलर्ड के अंदर है, और ये एक स्नेक है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ऐड किया है और ये लेबल्ड है ताकि आप लोग इसको देख सकें और आपको इसके पार्ट्स का पता चल जाए। और इसमें अकेला रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, इसमें इनकी कंप्लीट इंटरनल एनाटॉमी यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स इन तीनों एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है फॉल यानी कि मौसम ख़िज़ां के अंदर होता है, जब इंडिविजुअल्स हाइबरनेक्यूला वो जगह जहाँ पे इकट्ठे होके हाइबरनेट करते हैं और सर्दी का मौसम गुजारते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो तब कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो इसका दूसरा स्टेप है ये तभी नहीं होता है। स्पर्म्स को स्टोर कर लेते हैं सर्दियाँ गुजार के, बाद में मौसम बहार आता है तो ये प्रोसेस तब होता है, क्योंकि तब टेम्परेचर फेवरेबल होता है और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये ओविडक्ट यानी कि वो ट्यूब्स जिनके अंदर से एग्स गुज़रते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है।
तो वहाँ से फिर ये ओवरी और वहाँ से फिर ये क्लोएका के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ओविडक्ट के कुछ हिस्से होते हैं जिनकी नेचर ग्लैंड्यूलर होती है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स की सेक्रीशंस पैदा कर सकते हैं। तो इन्हीं हिस्सों से एल्ब्यूमन यानी कि अंडे की सफ़ेदी और अंडे का शेल सेक्रीट होता है। यानी कि पहले एग बन जाता है, फिर फर्टिलाइज़ होता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स और शेल बना के उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो एग्स के शेल जब बनते हैं तब ये सॉफ्ट होते हैं और कुछ देर के बाद ये सख्त हो जाते हैं। तो रेप्टाइल्स की बात करें तो अक्सर रेप्टाइल्स के अंदर जो उनका शेल होता है वो टफ़ यानी कि मज़बूत तो होता है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल होता है। ये चीज़ जैसे कि हमने पहले डिस्कस की थी, जिस तरह से लेदर होता है ना, लेदर के बैग होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सबको पता है, लेदर के वॉलेट, लेदर के हैंड बैग। तो लेदर का जो टेक्सचर है ना, चाहे आर्टिफिशियल लेदर ही है, लेदर मोटा होता है, मज़बूत होता है, लेकिन अगर इसको दबाया जाए पिचक जाता है, फिर भी फटता नहीं है। तो इनके एग्स इस तरह से लेदरी होते हैं। इसकी पिक्चर्स में आगे ऐड की हैं, आपको देख के ना पता चल जाएगा। यानी कि मुर्गी के अंडे की तरह से नहीं होते, जिसको दबाए तो वो चुड़मुड़ होकर पीसेस में शैटर हो जाता है। ये प्रेशर बढ़ने पे दब जाते हैं, अंदर को हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से टूटते नहीं हैं। तो कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, उनके अंदर जो अंडे का शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, सख्त होता है जिस तरह से परिंदों के अंडे होते हैं, लेकिन जब उस पर दबाव आए तो साथ ही वो शैटर हो जाता है, टूट जाता है। अगली इसमें चीज़ है पार्थिनोजेनेसिस। तो रेप्टाइल्स के अंदर भी पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस ऑब्ज़र्व किया गया है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि बग़ैर फर्टिलाइजेशन के एग्स का ऑफस्प्रिंग्स में, या एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो यही डेफिनेशन रहेगी। अपने प्लांट्स के अंदर ये पढ़ा है कि ओव्यूल का सीड में और फ्रूट में, ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना। तो एनिमल्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि जो एग्स होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन खुद ब खुद वो फर्टिलाइज भी हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग में चेंज भी हो जाते हैं। तो ये आपने अंडरलाइन करना है, स्लाइड की पहली ही लाइन है। तो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस लिजर्ड की 6 फैमिलीज़ के अंदर और सांप की एक स्पीशीज़ के अंदर देखा गया है, होता है और कंफर्म होता है। तो इन स्पीशीज़ के अंदर जो मेल्स हैं, मेल्स होते ही नहीं हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे फीमेल होते हैं, मेल है ही नहीं सिरे से। जितनी भी फीमेल्स हैं पार्थिनोजेनेटिक हैं। इनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी कि अंडे देने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत बायसेक्सुअल पॉपुलेशन के। बायसेक्सुअल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिसमें बाकायदा मेल और फीमेल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स हैं। तो इनके जो एग्स होते हैं काफ़ी सारे एग्स देते हैं और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सारे के सारे खुद ब खुद फर्टिलाइज़ भी हो जाते हैं, और जितने भी एग्स हैं उनसे निकलने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सारे फीमेल ही होते हैं, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि पॉपुलेशन that suffers high mortality over a cold winter can repopulate its habitat rapidly because all surviving individuals can reproduce offspring। तो ये इनके सर्वाइवल के लिए इस तरह से फेवरेबल है। मैं आपको एक सिचुएशन आपके सामने बताता हूँ, अपना उससे समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे 100 स्नेक्स रहते हैं। अब 100 के अंदर से 50 मेल्स हैं और 50 फीमेल्स हैं। तो जब जनरेशन का नंबर इंक्रीज़ करने की बात होगी या उनकी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ करने की बात होगी, वो डिपेंड करता है 50 फीमेल्स पे। यानी कि 50 फीमेल्स ही अंडे वगैरह देंगी, जो 50 मेल्स हैं वो अंडे नहीं देंगे। इसके बरक्स ये जो दूसरी पॉपुलेशन है जो पार्थिनोजेनेटिक है, अब इसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 के 100 ही फीमेल हैं और वो सब के सब अंडे देने की एबिलिटी रखते हैं। तो एक गिवन टाइम के अंदर इस तरह की पॉपुलेशन की तादाद बायसेक्सुअल पॉपुलेशन, जिसमें आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा
एक और चीज़ जो इसमें एक मसला आता है वो ये होता है कि इसमें इसको ये नहीं समझना कि क्लोनिंग है, अपने एग्स को या सेल्फ फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाएगी। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए गए। लेकिन ये जेनेटिक वेरिएशन पैदा करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी यानी कि सारे एक ही जैसे ना हो जाएं, इससे बचने के लिए भी इनके अंदर बहुत सारे मेकनिज़म्स पाए जाते हैं, जिनको आप आगे हायर क्लासेस के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग अगर एमफिल बॉटनी भी करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैट वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स आप एक एक सेमेस्टर में कंपलसरी माइनर के तौर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये प्रीवियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो दूसरे एनिमल्स की तरह से कोर्टशिप का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले मेल और फीमेल का कुछ टाइम तक एक जगह पे इकट्ठे रहना। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सेक्सुअल रिकग्निशन, एक तो ये अपने जो मेट्स होते हैं उनको पहचान लेते हैं, और दूसरा ये है कि इनका बिहेवियर, इनकी फिजियोलॉजी यानी कि इंटरनल सिस्टम्स इनके रिप्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और एग्स की डेवलपमेंट के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। लिजर्ड्स के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हेड बॉबिंग कहते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि ये पिक्चर आ गया है कि लिजर्ड का जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, बाकी लिजर्ड तो डल कलर की होती है, मिट्टी कलर की या रेत जैसी, लेकिन इसकी जो चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होती है, यानी कि उसके ऊपर रंग बिरंगे चमकीले रंगों के पैचेस और पैटर्न्स बने होते हैं। कुछ के अंदर जो स्किन होती है फोल्डिंग फ़ैन की तरह से ये गले की स्किन आगे को एक्सटेंड भी हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर ये जो स्किन का कलर होता है ये ज़्यादा कलरफुल हो जाता है, और ये इसको ऑपोजिट सेक्स यानी कि फ़ीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्नेक्स के अंदर जो कोर्टशिप का प्रोसेस है टैक्टाइल स्टिमुलेशन यानी कि टच बेस्ड है। तो इसमें जो स्नेक्स होते हैं ये मेनली अपनी टेल्स हिला के दिखाते हैं, बॉडी को गोल गोल घुमाते हैं, वेव लाइक पैटर्न्स के अंदर घुमाते हैं, और एक तरफ से आगे परली तरफ, दूसरी तरफ से आगे परली तरफ। रेटल स्नेक्स वगैरह जो होते हैं इनकी टेल के एंड पे जो रेटल होता है झुंझुने की तरह का स्ट्रक्चर, ये उसको छनकाते हैं। और ये जो कोबरा और इसके रिलेटिव्स हैं ये डिफरेंट हाई और लो पिच पे फुंकारे मारते हैं। तो ये सारे, अच्छा अब ये जो है ये कैमेलियन है, कैमेलियन लिजर्ड्स के अंदर आता है जिसको गिरगिट कहते हैं। तो ये अपनी जो कलर चेंज करने की एबिलिटी है इसको यूज़ करता है, और डिफरेंट किस्म के, जिस तरह के इसने अपने बड़े वीआईपी से कलर बनाए हुए हैं, इस तरह के कलर पैटर्न्स जनरेट करता है जो कि फ़ीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ये उस लिजर्ड की एग्जांपल है जिसकी अभी बात हो रही थी। अब देखें कि बाकी लिजर्ड तो ग्रीन कलर की है, लेकिन इसके गले वाले पोर्शन के ऊपर ये जो स्किन का फ्लैप है ये ब्राइटली कलर्ड है, पिंक कलर का है। तो ये फोल्डेबल होता है, यानी कि ये ऐसे अंदर को हैंड फैन की तरह से इकट्ठा होके बंद भी हो जाता है। हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर कि ये देखें, ये जो ब्लैक कलर का डॉट नहीं लगा हुआ, ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये यहाँ पे इनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ये इनका कान वाला पोर्शन होता है, यहाँ से ये सुनते हैं। ठीक है, ये एक और लिजर्ड की एग्जांपल है। इसमें आप देखें कि जो लिजर्ड बाकी की है ये तो डल मिट्टी कलर की है, लेकिन जो लिजर्ड का चेस्ट और गले वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड है। ये स्किन का वही पैच है जिसके बारे में हमने भी पढ़ा है कि ये ब्राइटली कलर्ड होता है, और ये रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर मज़ीद इसका कलर तेज़ हो जाता है। तो ये इसकी फोल्डेड पोजीशन है और ये इसकी एक्सटेंडेड पोजीशन है। और अब ये देखें कि इसको हैंड फैन की तरह से आगे को एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसका पर्पस भी अट्रैक्शन है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ सेक्स फेरोमोन्स वोकलाइजेशन, यानी कि उसी का ही कंटिन्यूड पार्ट है। तो रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि जो लिजर्ड्स और स्नेक्स होते हैं
इस तरह के केमिकल्स भी यूज़ करते हैं जिनको सेक्स फेरोमोन्स कहा जाता है, जो अपोजिट सेक्स के मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा वोकलाइजेशन यानी कि जो आवाज़ होती है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ क्रोकोडाइल्स के अंदर। बाकी के जितने रेप्टाइल्स होते हैं वो आवाज़ पैदा नहीं कर सकते, इनमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो स्नेक्स होते हैं ये फुंकारते हैं, यानी कि ज़रा स्पीड में अपनी सांस बाहर निकालते हैं, जिससे एक तेज़ आवाज़ आती है। सिमिलरली जो आपने शुरू में इसी में पढ़ा था कि जो लिजर्ड्स होती हैं ये भी अपनी ज़बान से क्लिकिंग साउंड या टिकिंग साउंड इस तरह से प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो अपने रिप्रोडक्टिव सीज़न में उस साउंड को यूज़ करती हैं। हाँ, लेकिन जो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ऊंची आवाज़ है वो क्रोकोडाइल्स ही निकालते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो मेल्स होते हैं ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और इनके बोलने को बार्किंग या कफिंग कहा जाता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई खांस रहा होता है, तो ये आवाज़ ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं कि जिस तरह से कोई खांसता है, रुक रुक के सांस बाहर आती है, इस तरह से सांस को रोक रोक के और बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकालते हैं, जिससे काफ़ी ऊंची खुरदरी आवाज़ पैदा होती है जो दूर दूर तक सुनी जाती है। तो ये टेरिटोरियल वार्निंग यानी कि अपने इलाके को मार्क करने के लिए, अपने डोमिनेंस शो करने के लिए, और एक इलाके के अंदर अगर एक से ज़्यादा मेल्स प्रेजेंट हैं तो बाकियों को वहाँ से परे भगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है क्रोकोडाइल्स का वो पानी के अंदर होता है। अब है डेवलपमेंट। तो जब एक दफ़ा से अंडे दे दिए जाते हैं तो ये आम तौर पे इसके अंडे देने वाले एनिमल्स को छोड़ के चले जाते हैं। जितने भी टर्टल्स हैं यानी कि हर तरह के कछुए, ये अपने अंडे को रेत वगैरह के अंदर, ज़मीन के अंदर, या प्लांट डेब्रिस यानी कि जो पौधों के बचे खुचे हिस्से उनके अंदर दबा के चले जाते हैं। बाकी रेप्टाइल्स हैं वो पत्थरों के नीचे डेब्रिस यानी कि कूड़ा करकट इसके अंदर, या ज़मीन में सुरंग सी बना के, या कोई सेफ़ जगह, कोई खोड वगैरह, कोई दीवार में मतलब कि ईंटें वहाँ से निकली हुई हैं, अंदर खड्डा सा है, वहाँ पे भी सांप अंडे दे देते हैं। जो छिपकलियाँ घरों में होती हैं ये उन बर्तनों में अंडे देती हैं जो ऊपर शेल्फ़ों पे चढ़ा के रखे होते हैं, और कभी उनको उतारते नहीं हैं। तो ये को 2-4 साल बाद उनको उतारे ना किसी मेहमान के आने पे, ज़रूरत पड़ने पे, तो उसमें से छिपकलियों के अंडों के टूटे हुए शेल निकलते हैं। अच्छा, तो रेप्टाइल्स की तकरीबन 100 स्पीशीज़ अंडरलाइन कर लें। इनके अंदर किसी हद तक पेरेंटल केयर भी पाई जाती है, अपने अंडों का ख्याल करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है अमेरिकन एलिगेटर, जिसको एलिगेटर मिसिसिपियंस कहा जाता है। अब इसका साइंटिफिक नेम अगेन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जो एलिगेटर है, एलिगेटर तो वैसे ही नाम है कि इसको कॉमनली भी एलिगेटर ही कहते हैं। जो इसका मिसिसिपियंस है, मिसिसिपियन एक दरिया का नाम है, यूएसए की एक स्टेट भी है, एक रिवर भी है जिसको मिसिसिपी कहा जाता है। तो ये उसकी बेस पे है, मतलब ये है कि ये वहाँ पे उस इलाके के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ, और इसका नाम एलिगेटर मिसिसिपियन उस इलाके की बेस पे रख दिया गया। तो फीमेल एक चारदीवारी सी बनाती है जो कीचड़ और पत्तों वगैरह से बनती है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर यानी कि तकरीबन 3.25 फुट होती है, और इसका जो डायामीटर है ये 2 मीटर यानी कि तकरीबन 6.5 फुट होता है। अब ये पिक्चर है, इसमें एक रेप्टाइल का एग दिखाया गया है जिसके अंदर से इसका जो ऑफस्प्रिंग है ये निकल रहा है। बेसिकली एक लिजर्ड का एग है जिसका जो नाम है वो जायंट मेडागास्कर डे गीको है। साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, नाम के अंदर भी मेडागास्कर आता है। और इसकी ये जो नेक्स्ट है, इसमें ये पेरेंटल केयर से डिस्कस, इसमें एक बड़े साइज़ का स्नेक है जिसकी फ़ीमेल अपने एग्स के इर्द गिर्द ऐसे अपने आप को कॉइल करके बैठी हुई है। ये एक दूसरा स्नेक है, इसको एनाकोंडा कहा जाता है। तो हार्मलेस है, मतलब नॉन पॉइजनस है, लेकिन साइज़ में बड़ा होता है और अपने शिकार को कंस्ट्रिक्ट करके यानी कि अपने जिस्म को उसके इर्द गिर्द लपेट के उसकी पसलियाँ तोड़ के मार देता है। इसके एग्स भी देखें काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, और फीमेल बहुत अलर्ट बैठी है। एक चीज़ जो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी याद रखनी है, किसी जगह पे भी अगर आपको सांप के अंडे नज़र आते हैं, चाहे उस पे सांप बैठा नहीं है या वहाँ पे पास प्रेजेंट नहीं है,
या किसी जगह पे आपको सांप की फ़ीमेल नज़र आती है जो अपने अंडों के ऊपर ऐसे ही बैठी है, तो कभी भी किसी सूरत भी कोई जितना मर्ज़ी आपको चैलेंज करे या जो मर्ज़ी, और नेशनल ज्योग्राफिक वाले ना एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करने, क्योंकि सांप की फ़ीमेल जब अंडों पे बैठी होती है ये इंतहाई डेंजरस होती है, और कोई भी बंदा छेड़ना दूर पास भी जाए तो ये बिला तकल्लुफ़ उसके ऊपर हमला कर देती हैं और उसको काटते हैं, उससे वो बंदा मर जाता है। इसलिए इस तरह के एडवेंचर करने से आप सब ने परहेज़ करना है। ये एक लिज़र्ड है और लिज़र्ड के एग्स हैं, और ये अपने एग्स का ख्याल कर रही है। इसमें आप ये नोटिस करें कि इसने ज़मीन के अंदर एक बरो यानी कि सुरंग सी बनाई हुई है, उसके अंदर इसने अपने अंडे दिए हैं। सिमिलरली ये भी लिज़र्ड है जिसके अंदर पेरेंटल केयर, ये लिज़र्ड के पेरेंट्स हैं, ये इनके साथ बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, और ये लिज़र्ड अपने बच्चों को अपनी कमर के ऊपर सवारी करवा के एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा रहे हैं। तो क्रोकोडाइल्स वाली बात आगे चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्रोकोडाइल या एलिगेटर फ़ीमेल की बात हो रही थी कि वो ज़मीन के ऊपर अंडे देने के लिए जो माउंड यानी कि एक तरह से बड़ा सारा नेस्ट बनाती है वो, तो उसको दरमियान से मतलब कि पहले बाउंड्री बनाती है, फिर उसको दरमियान से खोद के खाली कर देती है, और उसके अंदर थोड़ी सा कीचड़ और ये जो मिट्टी वगैरह, गले सड़े पत्ते वगैरह ये भरती है ताकि उसके अंदर एक बेस तैयार हो जाए। तो वहाँ पे फिर ये अपने अंडे देते हैं और अंडों को ऊपर से यही कीचड़ और वेजिटेशन के साथ कवर कर देते हैं। तो नेस्ट के अंदर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ही डिटरमिन करता है कि जो अंडों में से बच्चे निकलेंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। ये बात दोबारा से सुने कि वो टेम्परेचर जो डेवलपमेंट के दौरान एग्स को मिलता है या नेस्ट का जो टेम्परेचर रहता है, इसी चीज़ से ये तय होता है कि अंडों से निकलने वाले बच्चे मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे। और ये वाला जो रूल है ये बर्ड्स पे भी अप्लाई होता है। तो टेम्परेचर अगर 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फीमेल्स होंगे। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा यानी कि 32.5 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहता है तो सभी बच्चे मेल्स बनेंगे। और अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो कुछ मेल्स बनेंगे और कुछ फीमेल्स बनेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस तरह का टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर से रेगुलेट होता है, ये एक तो ये क्रोकोडाइल्स वगैरह के अंदर, एलिगेटर्स वगैरह में होता है, इसके अलावा कुछ लिजर्ड्स के अंदर भी होता है और बहुत सारे टर्टल्स के अंदर भी होता है। तो फ़ीमेल जो है ये अंडों के आसपास और अपने नेस्ट के आसपास रहती है, और एक तो एग्स को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा जब उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो उनको डिफरेंट प्रेडेटर से बचा के रखती है। इसमें से एग्स के प्रेडेटर भी होते हैं कि डिफरेंट स्नेक्स वगैरह दूसरे जानवर इनके अंडों को खा जाते हैं, इसको डिफेंड करते हैं। अब ये इनके अंदर पेरेंटल केयर है जिसके अंदर एक फ़ीमेल मगरमच्छ अपने बच्चे को अपने ऊपर बैठा के पानी में से गुजार रही है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस है इसमें फ़ीमेल अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के नेस्ट के अंदर से ले जा के पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। अच्छा, तो जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो फ़ीमेल उन बच्चों को हैचलिंग कहते हैं, वो जो बच्चा अभी ताज़ा ताज़ा अंडे से निकला है उनको वहाँ से अंडों से फ्री करती है। तो जो फ़ीमेल होती है ये बच्चे जब मतलब कि अंडे से निकलते हैं तो ये चीं चीं की आवाज़ें, मतलब कि मगरमच्छ के बच्चे भी निकालते हैं, बड़ी तेज़ इनकी आवाज़ होती है। तो वो उनको अपने माउथ में पकड़ के नेस्ट से निकाल के पानी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अब जो पानी की बड़ी लेक है या बड़ा तालाब है वो ज़्यादा गहरा होता है और बच्चों को भी तैरना नहीं आता, तो ये अपने बच्चों को तैरना सिखाने के लिए उसके पास ज़मीन में छोटा सा तालाब बनाते हैं जिसकी जो डेप्थ होती है वो चंद इंचेस से ज़्यादा नहीं होती, ताकि बच्चे वहाँ पे मेन वाटर बॉडी और प्रेडेटर और पानी के जानवरों से सेपरेट रहें और वहाँ पे तैरना भी सीख लें। तो ये जो फ़ीमेल्स हैं ये अपने बच्चों के साथ 2 साल तक रहती हैं, और ये जो इसके बच्चे होते हैं ये जब छोटे होते हैं तो ये उसी बची खुची फूड पे फीड करते हैं जो इनकी मदर इनके लिए लेके आती है।
मतलब ये कि कोई जानवर या गोश्त वगैरह मार के लेके आती है, उसको जब मतलब कि अपने दांतों में लेके उसने इधर उधर मारना है और उसको चबाना है, तो उसके जो छोटे छोटे पीस नीचे गिरते हैं तो पहले उस पर फीड करते हैं, और उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो तब ये छोटे साइज़ के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं और ख़ुद से भी शिकार करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मगरमच्छ वगैरह जितने भी हैं, इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइशी तौर पे इनके नीचे वाले और ऊपर वाले दांत सारे निकले होते हैं, बस साइज़ में थोड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अच्छे खासे तेज़ होते हैं। ठीक है, तो ये यही वाला प्रोसेस है। इसके अंदर ये देखें कि ये क्रोकोडाइल है, ये नीचे इसके अंडे हैं और फीमेल अपने अंडों के ऊपर उसकी रखवाली कर रही है। ये दूसरी पिक्चर है, इसके अंदर ये फीमेल मदर है, ये इसके आसपास इसके बच्चे हैं और ये इनके लिए कोई जानवर गोश्त वगैरह लेके आई है जिसको ये बच्चे खा रहे हैं। तो ये रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन रेप्टाइल्स वाला टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया या कोई पॉइंट मुश्किल लगता है तो आप मुझे बता दें, ताकि आपको टाइम दोबारा समझाया जा सके। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम रेप्टाइल्स का लास्ट टॉपिक करके बर्ड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वाला आपका लेक्चर अगले दिन होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है और हमारे अभी पूरे 2 चैप्टर्स रहते हैं। लेकिन बेफिक्र रहना है, टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।